नमस्कार। आज हम चेतना और ध्यान की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। जी। ओशो का साक्षी भाव का सिद्धांत। जी। ये क्या है, ध्यान से इसका क्या लेना देना है, इस पर थोड़ी गहराई में उतरते हैं आज। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास ओशो साक्षी भाव और ध्यान नाम का जो दस्तावेज है उसके कुछ हिस्से हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसी के आधार पर समझें कि ओशो के नजरिए से ये साक्षी भाव क्या है। हाँ, मतलब इसका असल में अर्थ क्या है, हमारे मन से, हमारे विचारों से इसका रिश्ता क्या बनता है और कैसे यह खुद ही एक ध्यान की अवस्था है। हाँ। क्योंकि स्रोत में एक बात कही गई है जो मुझे बहुत मौलिक लगी कि मनुष्य का असली स्वभाव ही साक्षी होना है। बिल्कुल। ये सुनने में लगता है कि अच्छा, अगर ये स्वभाव है तो हम इसे हर वक्त अनुभव क्यों नहीं करते फिर। जी। तो चलिए यहीं से बात शुरू करते हैं। ओशो क्या कहते हैं, क्या मतलब है इस साक्षी होने का? हाँ, ये देखिए, ओशो के दर्शन का मतलब एक तरह से केंद्र बिंदु है। ये साक्षी भाव का अर्थ बहुत सीधा है पर गहरा है। जो भी हो रहा है, चाहे आपके अंदर हो रहा हो, जैसे विचार, भावनाएं। हाँ, विचार, भावनाएं, शरीर में कुछ महसूस हो रहा है या फिर बाहर कुछ घट रहा है, कोई आवाज आ रही है, कोई घटना हो रही है, उसे बस देखना है। सिर्फ देखना। हाँ, सिर्फ देखना, बिना किसी फैसले के, बिना ये कहे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। और सबसे जरूरी बात, बिना उसमें कोई दखल दिए, मतलब उसे बदलने की कोशिश किए बिना। बिल्कुल, उसे बदलने की कोई चाहत ना रखना। बस एक क्या कहते हैं, तटस्थ, एक शांत देखने वाले बने रहना, दृष्टा। तटस्थ दृष्टा। कोई उदाहरण दे सकते हैं आप रोजमर्रा की जिंदगी से जिससे ये बात थोड़ी और साफ हो? हाँ हाँ, जरूर। सोचिए, जैसे आप मान लीजिए किसी नदी के किनारे बैठे हैं, पानी बह रहा है सामने से। ठीक है। आप बस उस बहाव को देख रहे हैं। आप ना तो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ना उसे तेज करने की। आप शायद पानी के साथ बहते पत्ते देख रहे हैं या कोई और चीज तैरती हुई जा रही है, पर आप उन पर कोई कमेंट नहीं कर रहे, कोई मूल्यांकन नहीं कर रहे। आप बस वहां मौजूद हैं जो देख रहा है। साक्षी भाव भी कुछ ऐसा ही है, अपने मन और दुनिया के लिए। तो अगर मेरे मन में मान लीजिए कोई चिंता का विचार आता है या फिर अचानक से कोई खुशी की लहर उठती है, तो साक्षी होने का मतलब हुआ कि मैं उसे बस देखूं, जैसे आकाश में बादल आते जाते दिखते हैं, उसमें बह ना जाऊं। बिल्कुल सही, एकदम सही पकड़ा आपने। यही अभ्यास का सार है। आमतौर पर क्या होता है, कोई विचार आया, खासकर अगर वो थोड़ी तेज भावना से जुड़ा है, डर है, गुस्सा है या बहुत ज्यादा खुशी है, तो हम फौरन उसके साथ एक हो जाते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। हमें लगता है मैं गुस्सा हूं या मैं डरा हुआ हूं। साक्षी भाव क्या करता है, वो इस जुड़ाव को तोड़ता है। आप देखते हैं कि गुस्सा उठ रहा है, डर महसूस हो रहा है, एक विचार चल रहा है, आप उस अनुभव से जैसे कदम पीछे हट जाते हैं। अच्छा। आप अनुभव को होने देते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप खुद वो अनुभव नहीं बन जाते। ये सुनने में तो काफी राहत की बात लगती है, क्योंकि मन में तो अक्सर विचारों की कितनी उथल-पुथल मची रहती है, एक लगातार शोर जैसा। तो क्या साक्षी भाव इस शोर से मुक्ति दिला सकता है? हाँ हाँ, ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण नतीजा है। ये जो प्रक्रिया है साक्षी होने की, ये हमें मन का जो वो लगातार चलने वाला कोलाहल है ना, वो जो अंदर ही अंदर कमेंट्री चलती रहती है, उससे धीरे धीरे दूरी बनाने में मदद करती है। ओशो कहते हैं कि हम अपने विचारों के साथ इतना ज्यादा घुल मिल गए हैं, इतना ज्यादा तादात्म्य, ये शब्द थोड़ा समझाएंगे, इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, तादात्म्य का मतलब है किसी चीज के साथ अपनी पहचान को पूरी तरह से जोड़ लेना। जैसे हम अपने विचारों से तादात्म्य कर लेते हैं तो हमें लगता है मैं ही ये विचार हूँ। ओके। हम अपनी भावनाओं से तादात्म्य करते हैं तो लगता है मैं ही ये भावना हूँ। साक्षी भाव इसी तादात्म्य को, इसी आइडेंटिफिकेशन को तोड़ने की प्रक्रिया है। आप विचारों और भावनाओं को ऐसे देखते हैं जैसे वो मेहमान हो, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आप घर के मालिक हैं, आप वो मेहमान नहीं हैं, आप वो हैं जो उन्हें देख रहा है। तो ये जो देखने की प्रक्रिया है, क्या ये ध्यान करने का कोई तरीका है? मतलब जैसे लोग आंख बंद करके बैठते हैं, कोई विधि करते हैं? देखिए, यहाँ ओशो का जो नजरिया है वो पारंपरिक ध्यान विधियों से थोड़ा सा अलग है। उनके लिए ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप दिन में मान लीजिए 15 मिनट या आधा घंटा करते हैं। हाँ। और फिर बाकी दिनों से भूल जाते हैं। अच्छा। वो मानते हैं कि हाँ, ऐसी विधियां शुरू में एक सहारा हो सकती हैं, मन को थोड़ा शांत करने में मदद कर सकती हैं, पर जो सच्चा ध्यान है वो कोई क्रिया या कोई टेक्निक भर नहीं है। ओशो के हिसाब से सच्चा ध्यान जीने का एक तरीका है, अस्तित्व की एक दशा है।
और वो दशा है साक्षी भाव में लगातार बने रहना। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ध्यान कोई अलग से करने वाली चीज नहीं, बल्कि जीने का एक ढंग। तो क्या मैं चलते फिरते अपना रोज का काम करते हुए भी ध्यान में हो सकती हूँ? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। यही तो ओशो का मुख्य जोर है। साक्षी भाव को आप अपनी दिनचर्या में बुन सकती हैं। जैसे आप चल रही हैं तो अपने कदमों के जमीन पर पड़ने का जो एहसास है, या अपने शरीर की जो गति है, उसके प्रति साक्षी हो सकती हैं। उसके प्रति साक्षी। आप किसी से बात सुन रही हैं तो सिर्फ शब्दों पर ही नहीं, बल्कि बोलने वाले के हाव भाव कैसे हैं और साथ ही साथ आपके अंदर क्या प्रतिक्रियाएं उठ रही हैं, उसके प्रति भी साक्षी। लेकिन काम करते समय कैसे ध्यान रहेगा? जैसे अगर मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें पूरा फोकस चाहिए, कोई मुश्किल काम। हाँ, ये सवाल अक्सर आता है। साक्षी होने का मतलब ध्यान बटाना नहीं है, बल्कि आप पाएंगी कि ये आपके ध्यान को और गहरा करता है। अच्छा, कैसे? जब आप पूरी तरह से साक्षी होकर कोई काम करते हैं तो आप उस काम में ज्यादा मौजूद होते हैं। आपका मन जो है वो अतीत की बातों में या भविष्य की चिंताओं में कम भटकता है। आप जो कर रहे हैं बस वही कर रहे होते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, जरूरी ये है कि क्या करते हुए आपके भीतर वो देखने वाला, वो जानने वाला तत्व जागा हुआ है। समझ रही हूँ। क्या आप अपनी क्रियाओं, अपने विचारों, अपने भावनाओं के प्रति सजग हैं, बिना उनमें पूरी तरह खोए हुए? हाँ, शुरुआत में ये थोड़ा अभ्यास मांगता है, ये सही है, पर धीरे धीरे ये सहज होता जाता है। ठीक है, ये काफी स्पष्ट हुआ। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार इस साक्षी भाव का अभ्यास करता है, इसे अपने जीवन में उतारता है, तो उसके अंदरूनी अनुभव में क्या बदलाव आते हैं? मतलब होता क्या है, फिर परिणाम क्या होते हैं? हाँ, तो परिणाम काफी गहरे हो सकते हैं, मतलब रूपांतरीकारी भी हो सकते हैं। जैसे जैसे साक्षी भाव गहरा और सहज होता जाता है, व्यक्ति अपने अंदर एक गहरी शांति, एक स्थिरता का अनुभव करने लगता है। शांति? हाँ, वो जो मन का शोर था ना, जो पहले शायद 24 घंटे चलता रहता था, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे वो बैकग्राउंड में चला जाता है। एक अंदरूनी मौन, एक सन्नाटा सा प्रकट होने लगता है। और वो जो मन में लगातार चलता रहता है, ये अच्छा है, वो बुरा है, मुझे ये पसंद है, वो नहीं पसंद है, इस सब का क्या होता है? हाँ, ये साक्षी भाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। ये जो द्वंद्व है ना, जिसे ओशो ड्युअलिटी कहते हैं, अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, सुख दुख, सफलता असफलता, ये धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। क्यों? क्योंकि साक्षी का स्वभाव ही तटस्थ है, न्यूट्रल है। वो ना तो किसी चीज को पकड़ता है, न किसी चीज से भागता है। वो चीजों को बस वैसे ही देखता है जैसी वे हैं। इसलिए मन के द्वारा बनाए गए ये जो बंटवारे हैं, ये लेबल हैं, ये जजमेंट्स हैं, ये कमजोर पड़ने लगते हैं। व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों को ज्यादा स्वीकार भाव से देखने लगता है। स्वीकार भाव? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि एक तरह की निष्क्रियता या उदासीनता आ जाती है कि भाई जो हो रहा है होने दो, हमें क्या लेना देना? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। साक्षी भाव का जो स्वीकार है वो निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एक गहरी समझ से पैदा हुआ स्वीकार है। आप परिस्थितियों को ज्यादा साफ साफ देखते हैं, बिना अपनी पसंद नापसंद का रंग चढ़ाए। और इस पश्चाताप से जो एक्शन होता है, जो कर्म होता है, वो रिएक्शन वाला नहीं होता। अच्छा, वो रिस्पॉन्सिव होता है, रचनात्मक होता है। आप बाहरी परिस्थितियों को बदलने के लिए कर्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप अंदर से शांत और स्थिर रहते हैं, आप नतीजे से बंधते नहीं हैं। तो ये जो आंतरिक शांति है और इस स्वीकार भाव, क्या ये एक तरह की आजादी की तरफ ले जाता है, स्वतंत्रता? निश्चित रूप से, बिल्कुल। यही साक्षी भाव का सबसे ऊंचा परिणाम है, वास्तविक स्वतंत्रता, जिसे मुक्ति भी कह सकते हैं। और ये वो स्वतंत्रता नहीं है जो हमें बाहरी हालात से मिलती है, जो आती जाती रहती है। ये अपने ही मन के बनाए हुए जो जाल हैं, अपनी आदतें हैं, अपनी कंडीशनिंग है, अपनी जो बंधी बंधाई प्रतिक्रियाएं हैं, उन बंधनों से मुक्ति है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, जब आप उनके मालिक, उनके देखने वाले बन जाते हैं, तब आप सही मायने में स्वतंत्र होते हैं। ओशो इसी अवस्था को ध्यान का शिखर मानते हैं। ये स्वतंत्रता की बात, ये बहुत मायने रखती है। तो इस पूरी चर्चा का साक्षी भाव, ध्यान, स्वतंत्रता, अगर हमें एक मूल सार निकालना हो, जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है, तो वो क्या होगा? हाँ, ओशो इसे बहुत ही सीधे और बहुत दमदार शब्दों में कहते हैं, जैसा स्रोत में भी आता है। तुम्हारे भीतर जो देख रहा है वही तुम्हारा असली अस्तित्व है, बाकी सब अस्थाई है। जो देख रहा है वही असली अस्तित्व है। हाँ, ये
एक क्रांतिकारी सूत्र है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर चेतना का एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसा देखने वाला तत्व है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो बदलता नहीं, वो सिर्फ देखता है। और दूसरी तरफ हैं वो सब चीजें जिन्हें ये चेतना देखती है, जैसे हमारे विचार, भावनाएं। हाँ, हमारे पल पल बदलते विचार, हमारी उठती गिरती भावनाएं, हमारे शरीर की बदलती हालतें, बाहर की दुनिया की अनगिनत घटनाएं। ये सब अस्थायी हैं, लहरों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। किससे जोड़ते हैं? उस न बदलने वाले देखने वाले से, या इन लगातार बदलती रहने वाली देखी जाने वाली चीजों से? हाँ बिल्कुल, यही क्रक्स है। ओशो हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, वो शाश्वत साक्षी है, ना कि वो पल भर के विचार, भावनाएं, अनुभव या वो भूमिकाएं जिनसे हम आमतौर पर खुद को डिफाइन करते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं, मैं दुखी हूँ, मैं सफल हूँ। हाँ, या मैं डॉक्टर हूँ, मैं भारतीय हूँ। ये सब देखी जाने वाली चीजें हैं, ये बदल सकती हैं, लेकिन वो जो इन सब को देख रहा है वो इन सब से परे है। अगर इस नजरिए को अपनाया जाए तो इसका हमारे स्व की भावना पर, हमारे मैं के बोध पर क्या असर पड़ेगा? मेरा मतलब है, अगर मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचती हूँ या महसूस करती हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? यही सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब साक्षी भाव के अभ्यास से धीरे धीरे खुद ही खुलने लगता है। जब आप देखी जाने वाली चीजों से, विचार, भावना, शरीर, इनसे अपना तादात्म्य तोड़ते हैं, अपनी आइडेंटिटी हटाते हैं, तो हाँ, शुरुआत में एक खालीपन सा लग सकता है। अच्छा। क्योंकि जिस मैं को हम अब तक जानते थे वो तो इन्हीं चीजों का एक बंडल था। लेकिन जैसे जैसे आप साक्षी में स्थिर होते हैं, आप पाते हैं कि आपका असली स्वरूप इन विचारों और भावनाओं से कहीं ज्यादा गहरा है, ज्यादा शांत है, ज्यादा मुक्त है। आपका मैं का जो बोध है वो किसी परिभाषा या लेबल पर टिका नहीं रहता, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति, एक खुली हुई चेतना बन जाता है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो सार ये निकलता है कि ओशो का साक्षी भाव मतलब बस देखना, बिना जजमेंट, बिना दखल के, और ये मन के शोर से दूरी बनाने और अंदरूनी शांति पाने का एक रास्ता है। हाँ, और ये भी कि सच्चा ध्यान कोई अलग से करने वाली क्रिया नहीं, बल्कि साक्षी भाव में जीने का एक तरीका है, जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जा सकता है। और इसके नतीजे में हमें द्वंद्वों से मुक्ति और एक सच्ची आजादी का अनुभव होता है। और सबसे गहरी बात ये कि हमारी असली पहचान वो अंदर का न बदलने वाला देखने वाला है, ना कि वो चीजें जो देखी जा रही हैं। पहचान को साक्षी में लाना ही कुंजी है। बिल्कुल, ये जीवन को और खुद को देखने का एक बिल्कुल नया डायमेंशन खोलता है। ये वाकई बहुत गहरा चिंतन है। और इसी चिंतन को थोड़ा और आगे ले जाने के लिए मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हाँ जरूर। अगर ओशो कहते हैं कि साक्षी होना हमारा सहज स्वभाव है, हमारी असलियत है, तो फिर ऐसा क्यों है कि हम ज्यादातर समय अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं के जाल में इतने बुरी तरह फंसे रहते हैं? हम अपने स्वभाव से इतने दूर क्यों जीते हैं? और इस उलझन से बाहर निकलकर वापस अपने साक्षी स्वभाव में लौटने का पहला सबसे प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है, जिसे कोई आजमाना चाहे? बहुत ही सोचने लायक सवाल है ये। वाकई हमें अपने अंदर झांकने और शायद साक्षी भाव की यात्रा पर पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। इस गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।